किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन यदि हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? तो बताइए दोस्तों, जो भारतीय संसद द्वारा है वह दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों 1980, हमारा ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1995। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। दोस्तों यदि हम इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों इसका जो है यह भारतीय संविधान के 52वें संशोधन करके यह अधिनियम लाया गया था। दोस्तों इसके अंतर्गत राज्य विधानसभा और संसद की सदस्यता को अयोग्य घोषित किए जाने और खाली सीटों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। दोस्तों इसे संविधान का 10वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया है, जिसमें दल बदल के आधार पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो बताइए दोस्तों, जो विश्व व्यापार संगठन था वह किस वर्ष से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों 1990, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी है 1997। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य करना शुरू 1995 ईस्वी से किया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देखरेख करने वाला संस्था है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मर्राकेश समझौते के अंतर्गत 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो बताइए दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद जो 57 है वह राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बुध शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बताइए दोस्तों बुध शब्द का क्या अर्थ होता है? हमारा ऑप्शन ए है एक विजेता, ऑप्शन बी है एक विमोचक, ऑप्शन सी है दोस्तों एक प्रबुद्ध आदमी, ऑप्शन डी है एक पर्यटक। तो बताइए दोस्तों बुध शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बुध शब्द का अर्थ एक प्रबुद्ध आदमी होता है। दोस्तों यह बुध शब्द जो है महात्मा बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ था, लेकिन जब से उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे शिक्षा प्राप्त की थी तब से उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो बताइए दोस्तों जो कांचीपुरम में जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर है उसे किसने बनवाया था? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों नरसिम्हा वर्मन II,
ऑप्शन बी है परमेश्वर बर्मन टू, ऑप्शन सी है नंदी बर्मन टू, और ऑप्शन डी है अपराजिता बर्मन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी बर्मन टू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो है कांचीपुरम में जो है प्रसिद्ध जो है दोस्तों बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी बर्मन टू ने करवाया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों जो 1917 है वह मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है ट्रिफेलकर का युद्ध, हमारा ऑप्शन बी है वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन सी है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, और ऑप्शन डी है रूसी क्रांति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1917 जो है रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताइए दोस्तों यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1950 में, और ऑप्शन डी है 1953 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे। तो बताइए दोस्तों भारत पर सर्वप्रथम सबसे पहली बार किसने आक्रमण किया था। हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों आर्य, ऑप्शन बी है यूनानी, ऑप्शन सी है फारसी, और ऑप्शन डी है अरबी। तो बताइए दोस्तों भारत पर सबसे पहले आक्रमण किन्होंने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो आर्य थे उन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। दोस्तों यदि इतिहासकारों का माना जाए तो उनका मानना है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के चरणों में भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम आर्य ने किया था। दोस्तों यदि हम आर्य की बात करें तो यह आर्य कहाँ के निवासी थे, इनके बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नियमागिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। तो बताइए दोस्तों कालाहांडी एक जिला है वह किस राज्य के है। बताइए दोस्तों इससे भी ये क्वेश्चन को रटा जा सकता है, या फिर नियमागिरी पहाड़ी किस राज्य में है। तो बताइए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए दोस्तों जो हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो है उड़ीसा जो है उसमें वहाँ पे नियमगिरी पहाड़ी स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जायरे का पुराना नाम क्या था। मतलब जायरे किसका पुराना नाम था। तो बताइए दोस्तों जायरे किसका पुराना नाम था। हमारा ऑप्शन ए है बेनिन, ऑप्शन बी है लाइबेरिया, ऑप्शन सी है कांगो, और ऑप्शन डी है सिएरा लियोन। तो बताइए दोस्तों जो जायरे है वह किसका पुराना नाम था। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी कांगो का पुराना नाम जायरे था। दोस्तों यदि हम जायरे की बात करें तो यह अफ्रीकी राज्य है जो गणतांत्रिक जायरे के नाम से पहले जाना जाता था। दोस्तों 1971 और 1997 के मध्य इसका नाम बदल दिया गया और जिसे लोकतांत्रिक कांगो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति कांगो नदी के किनारे हुई है, इसलिए इसका नामकरण भी कांगो नदी के नामकरण के आधार पर किया गया है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है।
तो बताइए दोस्तों, भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारा ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी है भीमताल झील, ऑप्शन सी है बुलर झील और ऑप्शन डी है नैनीताल झील। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों यदि भारत में बात करें तो मीठे पानी या अलवन जल का सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों बुलर झील के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों यह झील जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिला में स्थित है। दोस्तों इसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। यह झील अपनी द्रोणी से 24 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। दोस्तों यह एक प्रकार का प्राकृतिक झील है जो झेलम नदी द्रोणी का एक भाग है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? हमारा ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है अमेजन नदी। तो बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो पूर्वी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। दोस्तों यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 6800 यानी 53 किलोमीटर, यानी 53 km। दोस्तों यदि हम दूसरी बड़ी नदी की बात करें तो दूसरी बड़ी नदी है अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दोस्तों इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो बताइए दोस्तों, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों ग्लूकोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? तो बताइए दोस्तों, जो मानव शरीर है उसमें स्नायु किसके बने होते हैं? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों श्वेत रेशों और कुछ पीठ प्रत्यास्थ रेशों का, ऑप्शन बी है केवल श्वेत रेशों का, ऑप्शन सी है केवल पीत रेशे का और ऑप्शन डी है पीत रेशे और पेशी रेशे का। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे का, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणासी मलेरिया के नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा प्रणासी मलेरिया के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन ए है वाइवैक्स, ऑप्शन बी है पुनरावर्तन, ऑप्शन सी है तृतीयक और ऑप्शन डी है दुर्दम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुर्दम को प्रणासी मलेरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम फैलिफेरस के कारण मलेरिया बीमारी होती है, यानी प्रणासी मलेरिया का फैलाव जो होता है प्लाज्मोडियम फैलिफेरस के कारण होता है। दोस्तों इस मलेरिया का प्रभाव 48 घंटों में देखा जा सकता है। दोस्तों इसका परिणाम जो है बहुत भयावह होता है। इसके कारण प्रमस्तिष्कीय ज्वर, वृक्कीय बीमारी या अमाशय या आंतों में सूजन हो जाती है। दोस्तों इस मलेरिया को यानी प्रणासी मलेरिया को अंतरा मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए दोस्तों, जो सिस्टमा नेचुरे पुस्तक है उसको किसने लिखी थी? तो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों लैमार्क, ऑप्शन बी है बफायन, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है लिनियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिस्टमा नेचुरे पुस्तक को लिनियस ने लिखी थी।
दोस्तों यदि हम इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों इसका प्रथम संस्करण 1735 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में लगभग 10,000 सूक्ष्म अवयवों की प्रजातियां दी गई थी, जिसमें से दोस्तों 6,000 पौधे और 4236 जीवों की प्रजाति का उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो बताइए दोस्तों, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? हमारा ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। दोस्तों यदि हम बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो है दोस्तों जर्मन के रसायन शास्त्री फ्राइड्रिश वाहलर ने 1828 में कृत्रिम विधि से इसका आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो बताइए दोस्तों किस में अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? हमारा ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है जंगरोधी इस्पात, ऑप्शन सी है पिटवा लोहा और ऑप्शन डी है उच्च वेग इस्पात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा में सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, यानी भूकंप को और किन नामों से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है टीचर, ऑप्शन बी है कंपन और ऑप्शन सी है टेम्पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि बात करें तो लगभग सामान्य लोगों में से मतलब 100 में से 90 प्लस लोगों को यह इसका आंसर मालूम ही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप को और कंपन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यदि इसके बारे में और कुछ बात करें तो दोस्तों इसकी तीव्रता काफ़ी अधिक होती है, जिसका रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक होता है। दोस्तों यदि हम बात करें तो जो भूकंप होती है उसको मापने की युक्ति को कहते हैं रिक्टर पैमाना, यानी भूकंप का माप रिक्टर स्केल पर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो बताइए दोस्तों हमारा जो वायुमंडल है वह कितना परत से मिलकर बना हुआ है? हमारा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए दोस्तों हमारा वायुमंडल कितनी परत से मिलकर बना हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बटा हुआ है। दोस्तों यदि हम इस पांचों परत की बात करें तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, जिसका रेंज होता है दोस्तों 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक। और अगर हम दूसरा की बात करें यानी उसके बाद होता है समताप मंडल, जिसका रेंज होता है, जिसका परिसर होता है 12 से लेकर 50 किलोमीटर। दोस्तों यह हमारी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अगला होता है दोस्तों मध्य मंडल, जिसका परिसर होता है 50 से लेकर 80 किलोमीटर। अगला होता है दोस्तों बाह्य मंडल, जिसका परिसर होता है 80 से लेकर 700 किलोमीटर। और सबसे ऊपर परत होता है ऊपरी बाह्य मंडल, जिसका रेंज होता है दोस्तों 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यह आपके लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।